आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री में क्वांटम संख्या में कैसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने बात कर लिया था क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। आज के इस वीडियो में हमारा मुख्य उद्देश्य है क्वांटम संख्या कैसे हम गणना करते हैं, कैसे इस पर सवाल बनते हैं। एक सवाल के माध्यम से सीखते हैं। सवाल क्या है, मान लीजिए कह दिया n बराबर 3 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। सवाल ऐसे बन गया। अगर सवाल इस तरह से बने n बराबर 3 के लिए, n बराबर 2 के लिए, n बराबर 4 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए, तो कैसे निकालेंगे। देखिए, ये तो हमें पता चल गया n है क्या, मुख्य क्वांटम नंबर। तो n हमारा है मुख्य क्वांटम नंबर। अगर n बराबर हमें पता है 3, तो इसी n पर ही सारी वैल्यू पता चलेगी। यहाँ पर हम लिखते हैं n के बाद l की वैल्यू और फिर m की वैल्यू और फिर s की वैल्यू। अब जरा देखिए, n बराबर अगर 3 दे रखा है तो इसका मतलब है l की वैल्यू क्या होती है, l की वैल्यू n पर निर्भर होती है और 0 से n-1 तक होती है। तो 0 से n-1 का मतलब 0 तो रहेगा ही, n 3 है, 1 घटेगा 2 आएगा, मतलब l की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 2, और 0 से इसका मतलब 0 भी होगा और 1 भी होगा और 2 भी होगा। ठीक है, तो l की वैल्यू हमें पता चल गई। अब m की वैल्यू कैसे निकालेंगे। m की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, l पर। और m की वैल्यू क्या होती है, वो l पर निर्भर होती है और -l से +l तक होती है। m की वैल्यू जो होती है -l से +l तक, ये मैंने आपको पहले बता रखा है पहले वाले वीडियो में। नहीं देखा है हमारे वीडियो को, वो लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो में, वहाँ पे आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए, m बराबर 0, अगर l बराबर 0 है तो m बराबर भी 0 ही होगा, क्योंकि -l से प्लस मतलब 0, तो 0 ही रहेगा। अब m की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, -l से +l तक, यानी -1, 0 और +1, ये m की वैल्यू हो जाएगी। और 2 के लिए m की वैल्यू जो आएगी वो क्या हो सकती है, -2, -1, 0, +1 और +2, ये वैल्यू होगी। तो ये 4 वैल्यू होगी यहाँ पर l बराबर 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए अलग अलग m की वैल्यू। और s बराबर या तो +½ या तो -½ तो दोनों में से कोई भी होगा। इसके लिए भी +-½ होगा, इसके लिए भी +-½ होगा, इसके लिए भी +-½ सेम यहाँ पर भी +-½ +-½ हो सकता है, +-½ +-½ और ये +-½ तो ये सारे वैल्यू के लिए +-½ हो सकता है। ये +-½ कैसे होगा, इसको भी हम अगले सवाल में समझते हैं। बट ये या तो +½ होगा या तो -½ होगा। यहाँ से इस बात की वैल्यू क्लियर हो रही है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अगर n की वैल्यू आपको दे रखी हो तो आप चारों क्वांटम संख्याओं के मान इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। अब इस पर आधारित हम सवाल लगाएंगे थोड़ा सा, और सवाल में कैसे सवाल पूछ सकता है वो भी जान लेंगे। तो आइए नेक्स्ट सवाल से समझते हैं। अब देखिए भैया, एक और सवाल है। कह रहा है सवाल 3p6 के लिए तीसरे और 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, कैसे हम इससे समझेंगे, हमें कुछ जानकारी यहाँ से मिल पा रही है या नहीं, इसे जानेंगे। पहले देखेंगे, यहाँ पर ये कोषों की संख्या व्यक्त कर रहा है 3, यानी n बराबर हमारा दे रखा है 3,
और अगर आप ध्यान से क्वांटम संख्या को पढ़े होंगे, हमारी वीडियो को देखा होगा, तो वहाँ पे मैंने बताया था पी की वैल्यू, पी के लिए यल का मान जो होता है वो 1 होता है। इतनी बात पता हो गई हमें। तो यहाँ से 6 पी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 और उपकोष पी है और कोष की संख्या 3 है। ये इतनी जानकारी हमें यहाँ से मिल गई। अब देखिए, और हमसे पूछा है तीसरे और पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान। अब जरा देखिए, अगर पी उपकोष है तो पी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, पी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, मतलब इसमें 3 कॉलम होंगे और तीनों में 6 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। पहले क्लॉकवाइज मूवमेंट वालों को भरेंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये भरने का नियम होता है। अब हमने भर लिया और दूसरा फिर स्टार्ट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करने वाले इलेक्ट्रॉन की। अब ये हमारा पी उपकोष हो गया। अब इस पी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है और हमें पता करना है तीसरे और पांचवें इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याओं के बारे में। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख रहा हूँ, पांचवा इलेक्ट्रॉन। और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के हम क्वांटम संख्याओं की बात करेंगे। दोनों इलेक्ट्रॉनों के, तीसरे इलेक्ट्रॉन और पांचवें इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याओं के मान गणना करेंगे। मतलब एन की वैल्यू भी हम पता करेंगे, एल की वैल्यू भी पता करेंगे, एम की वैल्यू भी और एस की वैल्यू। देखिए एन की वैल्यू तो हमें 3 पता चल गई, बात तो ठीक है। यहाँ पर एन की वैल्यू 3 तो यहाँ पर भी 3 ही होगी, क्योंकि है तो पी ही कोष में इलेक्ट्रॉन, तो तीसरे आवर्त में है, तीसरे कोष में है, तो 3 हो जाएगा दोनों के लिए। अब यल की वैल्यू, यल बराबर 1 रखा है तो हमेशा पी के लिए यल की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पर भी 1 ही होगी और यहाँ पर भी 1 ही होगी। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब यम की वैल्यू बात करेंगे। यम तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए यम की वैल्यू यल पर निर्भर करती है। तो जरा देखेंगे यम का मान क्या होगा। पी एक्स है, ये पी वाई है और ये है पी जेड। अब यम का मान, अगर यल का मान 1 है तो यम का मान -1 से +1 तक, यानी कि ये -1, इसकी वैल्यू 1 और ये है +1। तो ये फर्स्ट वाला पी एक्स -1 डिनोट करेगा, पी वाई 0 डिनोट करेगा और पी जेड आपका +1 डिनोट करेगा। तो मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए वैल्यू यम की जो आ रही है वो है +1। और इसमें यम की वैल्यू क्या आएगी पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए 1 2 3 4 5। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में जो यम की वैल्यू है वो 0 है, यम की वैल्यू क्या है 0 है। अब यस की वैल्यू क्या होगी, मोमेंट की बात, तीसरा इलेक्ट्रॉन है तो ये क्लॉकवाइज यानी +½ और ये एंटी क्लॉकवाइज 5वां, और ये 4 ये 5 होगा तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यस के लिए इसका मान -½ हो जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया 3p6 के लिए तीसरे और पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान। बहुत ही आसान है, बिल्कुल आपको यहाँ से जो भी जानकारी मिले उसी जानकारी के आधार पर ही आपको एन एल एम एस की वैल्यू पता करनी है और बहुत आसानी से हम पता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एक और सवाल लेंगे और उस सवाल को भी समझेंगे कैसे क्या करना है। बेस यही होगा, थोड़ा सा और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए भैया एक और सवाल है, तीसरा सवाल, ये है तीसरा सवाल। और इस तीसरे सवाल में क्या पूछा गया है, तीसरे सवाल में कह रहा है 4f14 के तीसरे, 6वें, 11वें एवं 12वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। तो सेम तरीका वही लगेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से जो जानकारी मिलती है उसे हम नोट करेंगे। यहाँ से हमें पता क्या चल गया, यहाँ पे हमें यफ पता चल गया। यफ अगर उपकोष है तो यफ उपकोष में
जो यल की वैल्यू होती है वो हमें मिलती है 3, क्योंकि 0 से n-1 होता है तो यल की वैल्यू हमें 3 मिल गई। अब हमें तीसरा इलेक्ट्रॉन लेना है, छठवां इलेक्ट्रॉन लेना है और 11वां इलेक्ट्रॉन लेना है और साथ साथ 12वां इलेक्ट्रॉन लेना है। और इसकी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान हमें पता करने हैं। जरा देखिए, यहाँ पर n की वैल्यू, यहाँ पर l की वैल्यू, यहाँ पर m की वैल्यू और यहाँ पर s की वैल्यू, ये हमें 4 वैल्यू निकालनी है। चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करने हैं। जरा देखिए, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ f के लिए। f की बात जब भी करेगा तो f कोश में अधिकतम हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। और इसमें जो हमारे पास होगी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 1 2 3 4 5 6, एक और कॉलम बनेगा यहाँ पे 7। ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इस तरह से करके जो 7 हैं इसमें, ये 14 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे होते हैं ये हम इसमें भर के देखते हैं। तो हमने कहा था पहले क्लॉकवाइज मूवमेंट करने वाले इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे, क्लॉकवाइज तो भर लेंगे सब में। और ये है एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया। अब जरा देखेंगे, हमें n की वैल्यू तो 4 पता हो गई, तो 4 में ही सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो सारे के लिए n की वैल्यू आपकी 4 आएगी। सारे के लिए n की वैल्यू तो 4 ही आएगी, ये तो हमें पता ही चल गया। तो यहाँ पे पाली का अपवर्जन नियम भी लगता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। पाली का अपवर्जन नियम क्या कहता है? पाली का अपवर्जन नियम कहता है किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर ले, चाहे तीसरे छठवें की, चाहे छठवें 11वें की, चाहे 11वें और 12वें की, तो किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। कैसे, इस बात को भी हम अभी जान लेंगे। तो सबसे पहले तो हम चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कर लें, उसके बाद देखते हैं। देखो, n की वैल्यू अगर 4 है तो सबके लिए n की वैल्यू 4 होगी, क्योंकि 4 कोश में ही इलेक्ट्रॉन है, ये पॉइंट क्लियर। अब यल का मान क्या होता है, वो किस पर निर्भर करता है? यल का मान n पर निर्भर करता है और 0 से n-1 तक होता है। तो अगर यहाँ पर n की वैल्यू 4 है तो 1 घटा देंगे तो क्या आएगा आपका 3 आएगा। तो यल की वैल्यू हमने ऑलरेडी 3 रख रखा है। अब m की वैल्यू यल पर निर्भर करती है तो -3 से +3 तक, यानी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -3 -2 -1 0 +1 +2 और इसके लिए +3, ये हो गया। और यस की वैल्यू तो पता ही कर लेंगे। अब देखिए, हमें थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए यल की वैल्यू पता करना है। तो पहला इलेक्ट्रॉन ये भरा गया, दूसरा ये, तीसरा ये। तीसरे में m की वैल्यू -1 आई, यल की वैल्यू भी तो सेम ही होगी भैया। पहले तो हम यल की वैल्यू 3 सब में लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, तब m की बात करेंगे। और m की वैल्यू तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो पहला, दूसरा, तीसरा इलेक्ट्रॉन -1 में, तो ये हो गया आएगा -1। और छठवें इलेक्ट्रॉन के लिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवें के लिए +2 हो जाएगा, ये आ जाएगा +2 m की वैल्यू। 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए 6 ये हो गया और 11 ये हो जाएगा, 8 9 10 11, यानी कि m की वैल्यू 0। और 12वें इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 12वां ये हो जाएगा +1, ये आपका क्लियर हो गया। तो तीसरा हो गया, छठवां हो गया, 11वां हो गया और 12वें, 3 तक की वैल्यू हमने निकाल लिया है। अब यस की वैल्यू तीसरा इलेक्ट्रॉन है तो कैसा क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, तो +12। छठवां क्लॉकवाइज मूवमेंट यानी +12।
और 11वां आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है तो ये आपका हो जाएगा -12, और 12वां आपका हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये भी आपका हो जाएगा -12। ये आपके चारों क्वांटम संख्याओं के मान क्लियर हो गए। तो इस तरह से कोई भी आपसे सवाल पूछ ले, इस तरह से यहाँ पे 3F14 कर दे, 4F14 कर दे, 5F14 कर दे, तो आपको यहीं से जो जानकारी मिलेगी इसी पर आप इसी के आधार पर चारों क्वांटम संख्याओं के मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरह से सवाल बन सकते हैं सवाल और एग्जाम में, तो इसे आप अच्छे से रिवाइज कर लें, इस पर आधारित सवाल अच्छे से पढ़ लें। आज तक के सेशन में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आपको नेक्स्ट के पॉइंट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।